देखो जो पिछली क्लास में जो हम बात की थी, पिछली क्लास में WBC के बारे में बात कर रहे थे, तो WBC की जो बेसिक बातें थी वो की अपन ने। उसके बाद में WBC के प्रकार। WBC जो है दो प्रकार की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है और एक ग्रेन्युलोसाइट होती है, अर्थात कणिका में और कणिका रहित जिसकी बात करते हैं। तो कणिका में जो होती है वो तो तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। ये तीनों प्रकार बांटे थे स्टेन करने के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर, अर्थात इनको जब अभिरंजित किया जाता है तो ये अलग अलग स्टेन के द्वारा क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो किसके द्वारा, बेसिक और एसिडिक डाई जो होती है उसके द्वारा स्टेन होते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं, बेसिक डाई जो होती है, बेसिक स्टेन जो होती है जिसमें मिथाइल ब्लू आता है, इसमें तो क्या आएगा, मिथाइल ब्लू। और एसिडोफिल्स जो होते हैं ये एसिडिक डाई जो होती है, जैसे इयोसिन, इयोसिन जो है उस इयोसिन के द्वारा ये स्टेन होते हैं। और तो इस आधार पर इनको तीन प्रकार से बांटा जाता है। और एक ग्रेन्युलोसाइट जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट जो है ये अगर ये ऊतक और कोशिकाओं में पहुंचते हैं, कोशिकाओं में जाते हैं तो इनको कहा जाता है बृहद बक्षकाणु। तो ये क्या हो जाएंगे, बृहद बक्षकाणु। और लिम्फोसाइट जो है ये किसका काम करेगी, प्रतिरक्षा का काम करती हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र में। तो अब इनकी तीन तुलना करते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो पाई जाती है, मात्रा जो होती है इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये होती है लगभग 62%। कुल जो WBC होती है उसका 62%, अर्थात सबसे अधिक संख्या में पाई जाएगी, नहीं हो जाएगी। यह है WBC में सबसे अधिक संख्या में होती है। और सबसे कम में कौन होगी, ये सबसे कम होती है। तो ये लगभग 62%, ये 0.5 से लेकर 2% तक हो सकती है। एसिडोफिल्स जो होती है ये 2.4%, मोनोसाइट जो होती है ये लगभग 5%। और दूसरे नंबर पे जो अधिक मात्रा में होगी वो क्या होगी, लिम्फोसाइट होगी। ये भी आगे जाके कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों भी कितने प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ये दो प्रकार की होंगी। उसके बाद में इनकी साइज की बात करते हैं तो सबसे अधिक साइज में जो होती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। और भी अधिक बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में ये अर्थात और भी बड़ी हो जाती है जब ये कोशिका और ऊतकों में प्रवेश करती है, तो वहां जाकर ये किसका काम कर देती है, बृहद बक्षकाणु का काम करती है। तो सबसे अधिक जो साइज की सबसे अधिक बड़ी साइज में जो होगी वो कौन होगी, मोनोसाइट होंगी। उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी 10 से 12 μm तक की साइज की होती है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होगा, मल्टीलोब होगा। और ये न्यूक्लियस जो इनकी शेप जो होगी एस शेप होगा, ये बाइलोब्ड होगा, ये किडनी शेप होगी और ये राउंड शेप की कोशिकाएं होती हैं। तो ये इनके आकार का जो है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में जो स्टेन जो है उसके आधार पर ये न्यूट्रोफिल्स अर्थात ये बेसिक और एसिडिक डाई जो होती है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की डाई से क्या हो जाएगी, अभिरंजित होगी। ये ओनली बेसिक डाई से अभिरंजित होती है, ये एसिडिक डाई से अर्थात अम्लीय जो डाई होती है उससे अभिरंजित होगी, ये बेसिक डाई से अभिरंजित होगी और ये भी बेसिक डाई से अभिरंजित होती है। उसके बाद में इनका जीवन काल की बात करते हैं तो जीवन काल जो सबसे ज़्यादा होता है WBC का वो किसका होगा, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक इनका जीवन काल हो सकता है। और ऑल ओवर देखा जाए तो इनका जीवन काल 10 से 15 घंटे तक का जीवन काल होता है, अर्थात ये जो है 10 से 12 घंटे का जीवन काल होता है।
इसका 8 से 12 घंटे का जीवन काल, इसका लगभग 14 घंटे का जीवन काल होता है, इसका 10 से 12 घंटे का जीवन काल होगा। उसके बाद में इनका फॉर्मी अर्थात निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण कहाँ पे होता है। निर्माण जो है कहाँ होगा, ब्रेड बोन मैरो के अंदर होगा। किसका, न्यूट्रोफिल्स का, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। अर्थात अगर अपन बोले ग्रेन्युलोसाइड जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ होगा, रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और एक ग्रेन्युलोसाइड जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ होगा, स्प्लेन और लिम्फ नोड जो है उसमें होगा। तो और यहाँ पर जो लिम्फोसाइड जो है इनका निर्माण कहाँ होगा, इनका निर्माण भी लिम्फ जो रेड बोन मैरो में भी होता है। रेड बोन मैरो से कोशिकाएं निकलकर कहाँ जाती है, थाइमस ग्रंथि में जाती है और एक जाती है वापस रेड बोन मैरो में। तो इनके परिपक्वन के आधार पर ही इनको दो भागों में बांटा जाता है। बी लिम्फोसाइट इसका परिपक्वन जो होता है ये होता है रेड बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है थाइमस ग्रंथि में। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें आएगी डिटेल से। उसके बाद में फंक्शन की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। तो कार्य जो होता है इसका काम होता है भक्षकाणु अर्थात बाहरी पदार्थ जो होते हैं उनका भक्षण करने का, इसका और मोनोसाइट दोनों का। ये बाहरी पदार्थों का क्या कर देती है, भक्षण करती है, भक्षणकारी नेचर की होती है। और ये जो है बेसोफिल जो होते हैं स्त्रावण करती है किसका, हिस्टामिन हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है अर्थात प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ होता है, हिस्टामिन, इन दोनों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। एसिडोफिल्स जो होती हैं ये एंटी एलर्जिक अर्थात जो एलर्जी के विरुद्ध कार्य करती हैं, और जो घाव जो हो जाता है उस घाव को भरने में भी ये सहायक होती हैं। उसके बाद में मोनोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट जो है ये क्या काम करेगी, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और प्रतिरक्षा तंत्र में भी जो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट जो होती है ये तो डायरेक्ट किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का। ये तो किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या काम करती है, टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर कोशिकाओं उत्पन्न करती है, और टी हेल्पर कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करेगी। तो ये इनकी सबकी क्या होगी, तुलनात्मक। ये अपनी किताब में अलग अलग दिए हुए हैं सबके। तो यहाँ पर जो है ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये अलग अलग प्रकार के आधार पर, ये किस किस आधार पर बांटे हुए हैं, ये स्टेन के आधार पर बांटे हुए हैं। अर्थात इनका कोशिका द्रव जो है वो अलग अलग डाई से क्या होगा, स्टेन होता है। और उसी आधार पर इनके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग इनकी साइज, आकार, जीवन काल इनके सबके क्या है, अलग अलग है। क्लियर।